तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचुरल राइट्स। जो स्टेट ऑफ नेचर जो मानव सभ्यता की संगठन होने से पहले की जो अवस्था थी, और नेचुरल राइट्स जो प्रकृति से जो मिला हुआ उसके अधिकार, उसका वो किस तरह मिली थी, उसकी नेचर क्या था, उसका स्वभाव था क्या था, और वो किस तरह काम करती थी मानव सभ्यता में, उस पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। The concept of the state of nature, that is human condition prior to the formation of civil society, is derived from the nature of man, his basic psychophysical character, his sensations, emotions, appetites and behavior। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट जो समझ है हमारा जो स्टेट ऑफ नेचर की, जो प्राकृतिक अवस्था की, ये आपका जो मनुष्य सिविल सोसाइटी जो सभ्य समाज की संगठन होने से पहले की अवस्था है मानव सभ्यता का, और ये आपका मूलतः ये डिराइव होती है, ये प्रेरित है, आधारित है आपका मनुष्य की जो मूल जो नेचर है, उसकी जो प्राकृतिक स्वभाव है, उसी से ये अनुप्रेरित है या उसी से डिराइव्ड है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है मनुष्य की जो मन मस्तिष्क और शारीरिक जो स्वभाव है, उस पे भी उसकी ही सेंसेशंस, उसकी संवेदनशीलता, उसकी आवेग इमोशंस, उसकी एपिटाइट्स, उसकी भोग लालसा, और उसकी दैनंदिन दिनचर्या में उसकी व्यवहार क्या होती है, उसी से आपका जो स्टेट ऑफ नेचर की हमें आभास मिलती है। Like all other things in nature, man is primarily a body governed by law of motion which permeates the entire physical world। अब देखिए, हॉब्स का मानना था कि नेचर में, प्रकृति में जैसे अन्य वस्तु विशेष या जीव विशेष की तरह मानव भी, मनुष्य भी एक जीव है या एक बॉडी है जो कि लॉ ऑफ मोशन से संचालित होती है, और ये जो लॉ ऑफ मोशन है ये पूरे वास्तविक दुनिया में कायम है। There are Hobbes says two kinds of motions in animals, vital motion and voluntary motion। अभी देखिए, हॉब्स के हिसाब से जो मनुष्य की ये जो लॉ ऑफ मोशन है, ये जो मोशन है, ये आपका दो प्रकार के होते हैं। एक है जो ये आपके जीव विशेष में लागू होता है, ये है एक वाइटल मोशन, और दूसरा है वॉलंटरी मोशन। Vital motion is the automatic movement of the physiological mechanism which goes on within our organism from birth to death। अभी देखिए, ये जो वाइटल मोशन है ये आपका ये ऑटोमेटिक है, ये मानव द्वारा मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, वो अपने आप ही आपका पाचन प्रक्रिया से गुजरती है, वो खाना हजम होता है और हमें हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलती है। ठीक इसी तरह हमारा जो श्वास प्रक्रिया है वो अपने आप ही मतलब हमें हमारा अंदर ही जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स तक जाता है और पूरे बॉडी को रिफ्रेश करती है ऑक्सीजन से, और हम लोग फिर एक्सेल करते हैं, हम लोग श्वास जो छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सब हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती है, तो ये वाइटल मोशन है, और ये मनुष्य जीव विशेष के अंदर में चलते रहता है अपने आप, जन्म से मृत्यु तक। तो ये हो गया ये हमारे सचेतन मन के इच्छा अनुसार नहीं चलता है, तो ये हो गया वाइटल मोशन। और दूसरा तरह का जो मोशन है वॉलंटरी, वो मानव की इच्छा अनुसार चलता है, जिसकी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो अभी वाइटल मोशन की जो उदाहरण स्वरूप हॉब्स कहते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, श्वास प्रक्रिया है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, और ये कुछ उदाहरण स्वरूप है हमारे वाइटल मोशन का। तो अभी देखते हैं वॉलंटरी मोशन क्या है। Voluntary motion is first fancied in our minds and is caused by the impact of external stimuli on our sense organs, which produces phantasms in the brain and also initiates internal motion that is carried through the nerves to the seat of vital motion that is in the heart। ये देखिए, जो वॉलंटरी मोशन ये किस तरह उत्पन्न होती है, ये पहले हमारे मन में कल्पना के रूप में आती है, और ये कब होती है, जब कोई बाहरी कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नल स्टिमुली है, कोई भी फोर्स या कोई भी आपका एक्शन हमारे जो इंद्रियों को सचेतन करती है, इंद्रियों को सजा करती है, और उसके बाद हमारे मन में कल्पना के रूप में वो उभरती है, हमारे मस्तिष्क में वो कल्पना के रूप में उभरती है। और ये जो मतलब मस्तिष्क हमें इंटरनल जो मोशन है उसको चालू करता है, और ये किस तरह होती है, ये नर्व्स द्वारा हमारे जो आपका संचालित होती है। और ये कौन करता है, ये जो वाइटल मोशन की जो मूल सीट है, मूल जो केंद्र है,
जिसको हमारे हृदय को कहा गया है। तो जो वाइटल मोशन होती है ये तो होती है पहले हमारे मस्तिष्क में कल्पना होती है, और कल्पना को कौन आपका ये जागरूक करता है, वो कोई बाहरी कोई भी एक्शन या स्टिमुलाई, और इससे क्या होता है हमारे इंद्रिय को हमारी इंद्रिय सचेतन होती है, और इंद्रिय जब सिग्नल भेजती है हमारे मस्तिष्क को, तो ये एक इंटरनल मोशन, अंदरूनी एक मोशन को चालू करती है। और ये कंट्रोलिंग कहाँ, ये जो हमारे जो वाइटल मोशन की जो मूल केंद्र कहाँ है, ये हमारे हृदय में है। और ये किसके द्वारा होता है, हमारे नर्व्स द्वारा संचालित होता है। हमारे जो नर्व्स है बॉडी में, उससे हमारे ये जो इंटरनल मोशन है ये कंट्रोल होती है। This internal motion appears as sensation which either aids or retards the vital motion and thus helps or hinders the continued existence and vitality of the physiological system। और ये जो इंटरनल मोशन जो होती है, जो बाहरी स्टिमुलाई से जो उत्पन्न होती है, तो ये एक सेंसेशन, एक संवेदना के रूप में प्रकट होती है। और ये जो हमारे जो अंदरूनी जो वाइटल मोशन है, जो अपने आप जो संचालित हो रही है, उसको या तो उसको और भी कारगर करती है या उसको और भी धीमा कर देती है। और ये हमें इसी तरह हमें जो हमारे कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है, हमारे जो जीवन को हमें इधर कंटिन्यू करने में ये मदद करती है, और या इस पे बाधा प्रकट करती है। तो मतलब ये जो हमारे जीवनी शक्ति है, जो आपका जो एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से जो वॉलंटरी मोशन है, ये हमें या तो जीने की हमें और भी आपका सजग करती है, हमें और भी सतेज करती है, या तो ये जो जीवन प्रक्रिया है, जीवन शक्ति है, उसको उस पर बाधा प्रकट करती है। इफ़ द ट्रांसमिटेड motion helps or heightens the vital motion, we are attracted to it, or there is an endeavor towards its originating cause or object in the external world। अभी देखिए, ये जो एक्सटर्नल जो स्टिमुली है, जो एक्शन या फोर्स है, ये अगर हमारा जो वाइटल मोशन है, जो अपने आप संचालित होने वाला जो प्रक्रिया है शरीर में, उसको अगर उसको हेल्प करती है, उसको और भी तीव्र करती है, तो हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी सोर्स ढूंढते हैं, उसकी कॉज ढूंढते हैं हम बाहरी दुनिया में। इफ़ इट रिटार्ड्स इट वी आर रेपेल्ड बाय इट। और ये अगर हमारे वाइटल मोशन को अगर धीमी कर देती है, तो हम उसको परहेज़ करते हैं, उससे हम उसको हम घृणा करते हैं, या उससे पीछे हट जाते हैं। Thus two original motions or emotions are generated which we call desire and aversion। देखिए, अभी जो ये एक्सटर्नल स्टिमुली जब हमारे वाइटल मोशन को अफेक्ट करती है, तो दो तरह का हमारे आवेग प्रकट जनरेट होती है, सृष्टि होती है, संचालित होती है। और ये है, एक होती है डिज़ायर, जिसकी इच्छा, और दूसरा है हमें परहेज़ करना, एवर्शन, उससे हम परहेज़ करते हैं या उसको चाहते हैं। फ्रॉम दिस बेसिक मोशंस और एंडेवर अदर इमोशंस लाइक होप, डिफिडेंस, ग्लोरी, करेज, एंगर, बेनेवोलेंस एक्सेट्रा डिराइव्ड। और इसी दो मोशन से जो है उसको चाहना या उसको परहेज़ करना, एवर्शन, इन दोनों से हमारा जो अन्य दूसरे जो आपका इमोशंस है, जो आवेग है, जैसे कि आशा, फिर हमारे आलस्य, निराशा, या ग्लोरी, सम्मान, या साहस, या क्रोध, या मानवता, ये सब हमारे इसी दो इमोशन से, हम अगर एक्सटर्नल स्टिमुली को हम चाहते हैं, तो हमें ये पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होता है, या उसको अगर परहेज़ करते हैं तो निगेटिव इमोशंस यहाँ से जो है, एंगर, जैसे क्रोध है, ये डिफिडेंस है, उस तरह का हमारे आवेग संचालित होती है या सृजन होती है। प्लेजर एंड पेन आर रिलेटेड टू डिज़ायर एंड इवर्शन एज दे आर नेसेसरी कॉम्प्लीमेंट्स। अभी देखिए, जो प्लेजर है, जो हमारा जो आराम, या हमारे जो प्रसन्न रहना या प्रसन्नता, या हमारा दुख, ये दोनों ही डिज़ायर और एवर्शन से हमारा ये रिलेटेड है। ये एक्सटर्नल स्टिमुली को अगर हम चाहते हैं, तो ये हमें प्रसन्नता देती है, हमें प्लेजर देती है, या हम इसको अगर परहेज़ करते हैं या दुखद होती है, तो हमें ये दुख हमें देती है। तो इमेजिनेशन एंड मेमोरी आर बोथ सेंसेशंस, इमेजिनेशन बीइंग डिकेइंग सेंसेशन, मेमोरी द रिकलेक्शन ऑफ पास्ट सेंसेशन। अब देखिए, इमेजिनेशन ये हमारे कल्पना शक्ति, और मेमोरी है हमारे स्मरण शक्ति। ये दोनों ही एक सेंसेशन है, एक मानव शरीर मस्तिष्क का एक संवेदन में आती है, सेंसेशन में आती है। और हॉब्स के हिसाब से इमेजिनेशन जो है, कल्पना जो शक्ति है, ये एक डिकेइंग, जो सड़ने वाला एक सेंसेशन है, एक संवेदना है। और जो मेमोरी है, जो कि पिछले हुए आपकी
अतीत में जो घटित होने वाला जो घटना है उस पे आधारित एक संवेदना है। तो ये तो हॉब्स के हिसाब से जो कल्पना शक्ति है वो ठीक नहीं है, वो सड़ा हुआ सेंसेशन है, वो सड़ने वाला, वो नष्ट होने वाला एक सेंसेशन है, आवेग है या संवेदना है। और जो मेमोरी है वो अतीत में होने वाला संवेदना की ही एक पुनरावृत्ति है। Deliberation is the succession of desires and aversion in the mind, and will is the last stage of deliberation that ensues in action. देखिए, हॉब्स के हिसाब से जो हमारा जो विवेचना करने का जो शक्ति है, किसी भी चीज़ को भला या बुरा सोचने का या वो उस पे कार्य करने का या उसको परहेज़ करने का जो शक्ति है, ये आपका जो हमारे चाह या परहेज़ करना, किसी किसी भी चीज़ को चाहना या उसको परहेज़ करना, उसको घृणा करना, उसी पे आधारित है। और जो इच्छा शक्ति है, जो विल है, ये हमारा जो विवेचना करने की जो शक्ति है, किसी चीज़ को भला बुरा समझने का जो शक्ति है, इसी पे आधारित है। और ये हमेशा आपका जो इच्छा शक्ति है हमेशा कार्यरत होती है, एक्शन में आपका ये कन्वर्ट होती है, एक्शन में परिवर्तित होती है, कोई फिजिकल एक्शन, कोई एक्टिविटी में ये परिवर्तित होती है। देयर इज़ नो फ्री विल एंड नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रीडम एंड नेसेसिटी। अभी देखिए, यहाँ पे कोई फ्री विल नहीं है, कोई भी स्वाधीन इच्छा नहीं है, और कोई भी संघर्ष नहीं है हमारा जो फ्रीडम है, स्वाधीनता और आवश्यकता में। गुड इज़ व्हाट यू डिज़ायर एंड इविल इज़ व्हाट यू शन। और यहाँ पे देखिए, भलाई, अच्छाई और बुराई की एक मतलब वो संक्षेप में एक मतलब सटीक एक मतलब व्याख्या करते हैं। वो है जो अच्छाई है, वो अच्छा क्या है, जो चीज़ हम लोग मानव समाज या मानव मन या मस्तिष्क चाहता है, जो डिज़ायर करती है, वही चीज़ अच्छा है। और गलत क्या है या जो ईविल है वो क्या है, वो जो कुछ हम लोग मानव मस्तिष्क या मन उस जो जिसको घृणा करती है, जिसको परहेज़ करती है, उसी को बुरा कहा जाता है, और जिसको चाहती है उसको अच्छा कहा जाता है। तो इसी से हमें अच्छाई या बुराई समाज में उसकी आपका रूप क्या है, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, इससे हमें मालूम होती है। The predominant passion of desire and aversion are the root cause of conflict in the state of nature according to Hobbes। अब देखिए, हॉब्स के हिसाब से जो स्टेट ऑफ नेचर थी, जो प्राकृतिक जो अवस्था थी मूलतर, जो कि मानव सभ्यता से पहले थी, उस वहाँ पे ये जो मानव समाज की जो आपका तीव्र जो पैशन या आवेग जो है किसी भी चीज़ को पाने का या उसको परहेज़ करने का, इसमें जो यही आपका जड़ है कि आपका कोई भी संघर्ष का, जो भी संघर्ष होती थी स्टेट ऑफ नेचर में, यही आपका किसी भी चीज़ को चाहने या परहेज़ करने पे आधारित थी या उसी से उत्पन्न होती थी। एवरीबडी इज़ मूव्ड बाय द नेचुरल इम्पल्स ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। देखिए, मानव समाज में, जीव विशेष में ये सबसे बड़ा एक आवेग है या इम्पल्स है कि वो अपने आप को बचाए रखे। टू डिज़ायर एंड पॉजेस द ऑब्जेक्ट्स और गुड्स दैट आर कंड्यूसिव टू हिज एग्जिस्टेंस। और इसी पे आधारित है वो किस चीज़ को चाहेगा अधिग्रहित करने का, जिससे कि उसकी जो भी वस्तु अगर उसको अपने आप को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है, वो हमेशा उसको चाहेगा, उसको अपनाने चाहेगा। जैसे कि घर, रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा वो इन्हीं चीज़ों को पीछे पहले भागेगा और इनको अधिग्रहित करने का चाहेगा, अधिग्रहित करने को चाहेगा। और जो चीज़ उसके जीवन के लिए आपका हानिकारक है, उसको हमेशा वो परहेज़ करेगा। तो यही आपका मूलतर उसकी कोई भी चीज़ को चाहने का या परहेज़ करने का मूल स्रोत होती है कि वो चीज़ उसको जीवित रहने में कितना सहायक होगा। Since the goods or objects of desire are limited and men are roughly equal in strength, when physical power of some is offset by the mental superiority or cunningness of others, there constantly occurs a ruthless competition and conflict of interest among individuals in which no one is eventually victorious। अभी देखिए, ये जो मनुष्य जो चीज़ चाहता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, और वो चाहता है इन्हीं चीज़ों को सबसे पहले अधिकृत करने के लिए। लेकिन जो रोटी, कपड़ा, मकान, जो ये लिमिटेड रिसोर्स है, और देखिए रिसोर्स तो हमेशा लिमिटेड होती है, ज़मीन कहें, खाद्य कहें, या कोई भी नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड है। और हर मनुष्य आपका कम बेसी आपका एक दूसरे के समान आपका शारीरिक बल में होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का शारीरिक क्षमता से
किसी और व्यक्ति का जो मानसिक सुपेरिटी होता है, कोई भी बुद्धि से अगर देखिए फिजिकली तो सभी नेचर ने सभी लोगों को समान बनाया है, लेकिन दिमागी तौर से कोई लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज़्यादा आपका कपटी होते हैं, कोई लोग कनिंग होते हैं, और कोई लोग आपका कम बुद्धिमान होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा कपटी होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या चालाक होते हैं, वो हमेशा जो लोग कम बुद्धिमान होते हैं उन पे आपका उनका फ़ायदा उठाते हैं, और जो डिज़ायर्ड प्रकृति का जो रिसोर्स है, संपद है, उसको अधिग्रहित करने में वो ज़्यादा सक्षम रहते हैं। और यही जो कंपटीशन होती है, जो मेंटली जो आपका मानसिक रूप में जो कम इंटेलिजेंट है और जो मेंटली जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उनमें जो संघर्ष होती है कोई भी चीज़ को अधिग्रहित करने का या प्राकृतिक जो संपद है उसको अधिग्रहित करने का, यही आपका एक कंपटीशन, आपका एक तीव्र और कठोर एक कंपटीशन को जन्म देती है। और ये एक संघर्ष होता है जो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो व्यक्ति में या हर व्यक्ति और मनुष्य समाज में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इच्छा की कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष कराती है आपस में। और ये जो संघर्ष है यहाँ पे अल्टीमेटली आपका अंत तक कोई भी किसी का भी जीत नहीं होती है, क्योंकि ये संघर्ष हमेशा चलती रहती है, और कोई भी व्यक्ति विशेष किसी और व्यक्ति के ऊपर हमेशा के लिए जीत नहीं सकता, क्योंकि हमें प्रकृति ने सभी को समान क्षमता दिया है कम बेसी। तो ये संघर्ष हमेशा चलती रहती है। ये संपत्ति के अधिग्रहण करने का जो संघर्ष है, उसमें ये झगड़ा या विवाद या जो मुठभेड़ ये हमेशा चलते रहते हैं, और यहाँ पे किसी का जीत नहीं होती है। Competition for goods of life becomes a struggle for power, because without power one cannot retain what one has acquired. अभी देखिए जो कंपटीशन, ये जो संघर्ष जो होती है, जो मटेरियल जो सामग्री जो जीवन यापन के लिए जीवन को संचालित करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपका ये जो स्ट्रगल है, जो कंपटीशन है, ये बन जाता है एक स्ट्रगल फॉर पावर। ये क्षमता की स्ट्रगल में परिवर्तित होती है, क्योंकि विदाउट पावर वन कैन नॉट रिटेन, क्योंकि पावर के बिना जो संपत्ति उसने अधिग्रहित किया है उसको हमेशा के लिए वो अपने पास नहीं रख सकता। बट इट इज़ इन द वेरी नेचर ऑफ पावर दैट इट मस्ट बी कंटिन्यूली ऑगमेंटेड टू सेव इट फ्रॉम डिसिपेशन। अब देखिए ये भी एक बात है, अगर पावर उसका क्षमता की अधिग्रहण करने के बाद भी ये ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उसको हमेशा जो पावर है उसको बढ़ाते रहना होता है, क्योंकि ये पावर अपने आप मतलब धीरे धीरे अगर उसको नहीं बढ़ाया जाता है तो वो अपने आप मतलब कमज़ोर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पावर आपका पावर को मेंटेन करना पड़ता है, उसको और भी उसको बढ़ाते रहना पड़ता है, उस पे काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर व्यक्ति कोई भी संपत्ति को अधिकृत कर दिया और उसके प्रताप या पावर की बल पर कर लिया, तो दूसरा अगला जब ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा तो उसी को फिर से वो हड़प लेगा या संग्रहित कर लेगा। वन कैनॉट रिटेन पावर विदाउट एक्वायरिंग मोर पावर। आप भी देखिए जो पावर एक व्यक्ति के पास है, जो क्षमता है, वो तब तक वो बरकरार नहीं रह सकता जब तक वो और भी पावरफुल ना बने। मतलब हमेशा उसको अपना पावर में इजाफा करना होगा, बढ़ोतरी करना होगा, अपनी क्षमता में अपनी जो बल है उसको और भी बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि शत्रु पक्ष से भी उसका पावर ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी वो संपत्ति को अधिग्रहित अपने पास रख सकता है। दस इट टर्न्स आउट टू बी ए स्ट्रगल फॉर पावर आफ्टर पावर व्हिच सीजेस ओनली इन डेथ। और ये जो पावर की जो क्षमता की जो लालसा या उसको बढ़ाते रहने का जो प्रक्रिया है, ये संघर्ष है, ये चलते रहता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाती है। मतलब ये मृत्यु तक ये आपका संघर्ष या लड़ाई या झगड़ा चलते रहता है, उसकी क्षमता की जो झगड़ा है चलते रहता है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वेन ग्लोरी एंड प्राइड एग्रेवेट्स दिस ट्रेजिक कंडीशन। और ये जो हमारी जो सेंस है, ये जो हमारे जो इनसिक्योरिटी का, जो असुरक्षित होने का जो फीलिंग्स है, जो संवेदना है, जैसे कि इनसिक्योरिटी का, फिर हमारे भय का, फिर वेन ग्लोरी आपका मिथ्या जो आपका प्रताप का, और जो प्राइड अहंकार, ये सब ये जो क्षमता की जो झगड़ा है, विवाद है, उसको और भी एग्रेवेट करता है और भी बढ़ा देती है। हॉब्स सेज दैट
In the state of nature, we find three principal causes of quarrel. First, competition. Second, diffidence. थर्ड, glory. देखिए, हॉब्स के अनुसार ये जो स्टेट ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक जो अवस्था में मूलतः तीन कारण है झगड़ा या विवाद का मानव समाज में। पहला है कंपटीशन, कोई भी चीज़ का को अधिग्रहित करने का जो कंपटीशन है, जो एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो आपका जो स्ट्रगल है वो है। दूसरा है आपका डिफिडेंस, भय या संशय। और तीसरा है आपका प्रताप या सम्मान अधिग्रहित करने का जो सेंस है या जो मनुष्य की भूख है। तो ये तीनों के लिए झगड़ा होती थी स्टेट ऑफ नेचर में। पहले तो कोई भी सामग्री को, एसेंशियल सामग्री को को अधिग्रहित करने का जो कंपटीशन या स्ट्रगल। दूसरा है उसकी भय या संशय, जो अधिग्रहित किया है उसको बरकरार रखने का, उसको अपने पास रखने का, कोई और जैसे कि उसको छीन ना ले, ये एक कारण। और तीसरा है उसकी जो प्रताप है, उसकी पावर है, इसकी जो ग्लोरी है, उसको और भी बढ़ाने का। तो ये तीन मूलतः कारण है आपका फॉर स्ट्रगल इन द स्टेट ऑफ नेचर। संघर्ष या झगड़ा का मूल स्रोत है। द फर्स्ट मेक ए मैन इन्वेट फॉर गेन। ये कंपटीशन है, पहला जो ये जो क्वालिटी है कंपटीशन, ये मनुष्य को दूसरे की भूमि को, दूसरे की इलाकों को, दूसरे की राज्य को, दूसरे की संपत्ति को अधिग्रहित करने के लिए उसको वो हस्तक्षेप करता है, उसको दखल करता है, उसको इन्वेड करता है, उस पर हमला करता है। सेकंड फॉर सेफ्टी। अभी पहला तो जो कंपटीशन है कोई भी चीज़ की अधिग्रहित करने के लिए, वो अपने लाभ के लिए वो इन्वेड करता है, मतलब आक्रमण करता है। दूसरा वो आक्रमण करता है जो भय या संशय से बचने के लिए, या उससे अपने आप को सेफ बनाने के, सुरक्षित करने के लिए वो आक्रमण करता है पड़ोसी राज्य को, पड़ोसी व्यक्ति को, या पड़ोसी उसका जो सोसाइटी है, समाज है, उस पर वो हमला करता है। और तीसरा जो है, जो ग्लोरी के लिए, जो सम्मान के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, उसके लिए वो इन्वेट करता है, आक्रमण करता है। One might imagine that in the condition of plenty of resources and amplitude of man's power over natural phenomena and social behavior, there would be no serious conflict and the reign of peace and security would prevail. देखिए, अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि क्योंकि प्राकृतिक जो संपद है वो लिमिटेड है, वो बेशुमार नहीं होता है, उसका सीमित आकार पे वो नेचर में उपलब्ध होती है। और इसीलिए हर व्यक्ति विशेष का एक दूसरे के साथ उस संपत्ति को, वो जो मटेरियल रिसोर्स है, उसको अधिग्रहित करने के लिए झगड़ा होता है। तो अभी देखिए, और उसके फलस्वरूप वो जब संपत्ति को अधिग्रहित करता है तो उसको रखने के लिए उसको अपने पावर में, अपनी क्षमता को और भी बढ़ाना होता है, उसको और भी इजाफा करना होता है, जिससे कि उससे जो संपत्ति उसने अधिग्रहित किया है वो उससे कोई छीन ना ले। तो यहाँ पे एक बात होती है कि अगर जो प्रकृति में अगर जो रिसोर्स है वो अगर बेशुमार हुआ, प्लेंटी ऑफ रिसोर्स हुआ, और मनुष्य की जो क्षमता है वो अगर बेशुमार बढ़ गया, तो जो नेचुरल फेनोमेना है, जो कि आपका प्राकृतिक, जो भी आपका जैसे कि बिजली, जो जैसे कि बारिश, धूप, ताप, जो भी है नेचुरल फेनोमेना है, अर्थक्वेक है, उस पे भी मनुष्य की कंट्रोलिंग पावर, उसको कंट्रोल करने का जो क्षमता है वो बढ़ गया, और रिसोर्स भी अवेलेबल हो गया। तो ये जो समाज में जो संघर्ष है वो क्या ख़त्म हो जाएगा, या कोई जो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष या मुठभेड़, मनुष्य जो आपस में जो झगड़ा करता है संपत्ति को अधिगत करने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। और हमेशा के लिए क्या शांति और सिक्योरिटी, सुरक्षा इस दुनिया में कायम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हॉब्स मानते थे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो मनुष्य की स्वभाव में नेचर ने ही डाल दिया है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनहेरेंट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। मनुष्य की जो मस्तिष्क है, जो मानव समाज स्वभाव है, वो मूलतः एक दूसरे से झगड़ा करना चाहता है, एक दूसरे पे ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना की कोशिश करते रहता है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, इट इज़ इम्प्लांटेड इन मैंस इनऑर्डिनेट प्राइड, कॉवर्टसनेस, सेंस ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो मनुष्य की जो बेशुमार, जो बेलगाम, जो अहंकार या उसको बढ़ाने की जो कोशिश, या उसकी कपट में, कॉवर्टस ने कपटी होने में, या उसकी जो भय की जो
भय या संशय की जो उसकी संवेदना या असुरक्षित महसूस करना, ये सब में आपका उसकी यही चीज़ों में उसका मस्तिष्क में प्रकृति ने उसकी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा या विवाद डाल दिया है और इन्हीं चीज़ों की इर्द गिर्द ये घूमती रहती है। हॉब्स ऑल्सो मेंशंस अनदर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच कैनॉट सिंपली बी ट्रेस टू साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। और दूसरा जो कारण वो बताते हैं ये अहंकार, कपट या भय या असुरक्षित होने का महसूस होना, ये तो कारण है। और दूसरा कारण भी हॉब्स दर्शाते हैं जिसकी स्रोत आपका मानव की अहम में नहीं है, अहम भाव में नहीं है। दिस रिलेट्स टू डिफरेंसेस अमंग मैन अबाउट व्हाट इज़ गुड एंड इविल। ये जो दूसरा कारण है ये मनुष्य में आपस में जो मतभेद होता है, जो क्या सही या क्या गलत को लेके, ये भी दूसरा कारण है मनुष्य समाज में या मनुष्य का आपस में झगड़ा या विवाद का। और गुड एंड इविल, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल, हम क्या हमारे लिए डिज़ायरेबल है, क्या सही है और क्या गलत है, अनडिज़ायरेबल है। सम स्कॉलर्स हैव एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट हॉब्स वाज प्रिंसिपली कंसर्न विद द क्लैश ऑफ बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज। और यही उनकी भाव स्वरूप को देखते हुए कुछ आपका स्कॉलर्स जो आपका इंटेलेक्चुअल्स या जो ज्ञानी जो स्कॉलर्स जो है पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, उन्होंने ये अभिव्यक्ति किया था, अपना मत जाहिर किया था कि हॉब्स जो मूलतः है वो उस और आपका जो क्लैश ऑफ बिलीफ्स, जो मनुष्य की जो विश्वास या धारणा के जो आधार पे जो संघर्ष होता है, उसी से वो ज़्यादा चिंतित है अन्य कारणों के मुकाबले। शॉर्ट साइटेडनेस में बी अनदर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्राइफ। और ये शॉर्ट साइटेडनेस मतलब आपका जो नैरो, जो कि मनुष्य की कोई भी चीज़ को विस्तारित रूप में जांचने का, परखने का जो अभाव, जो समझ का अभाव होता है, वो भी एक कारण होता है मूलतः जो झगड़ा या विवाद का। दो मेन आर रैशनल क्रिएचर्स prone to strive for their self-preservation, passions frustrate the normal working of reason and blind pursuit of self-interest brings them into conflict with each other। हॉब्स ये भी कहते हैं कि मनुष्य मूलतः एक रैशनल है, वो ज्ञानी, सही या गलत की समझ रखने वाला एक प्राणी है, लेकिन ये हमेशा आपका झगड़ा या विवाद पे उतारू इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी जो अपने आप को प्रिजर्व करने का, अपने आप को संरक्षित करने का, अपने आप को जीवित रखने का जो आपका टेंडेंसी है, जो उसकी जो स्वभाव है, उसी के कारण वो एक दूसरे से झगड़ बैठता है। पेशेंस फ्रस्ट्रेट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ रीज़न एंड ब्लाइंड परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ब्रिंग्स देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। और उसकी जुनून है, यही जो किसी भी संपत्ति, अपने आप को बचाने का, अपने आप को प्रिजर्व करने का या संपत्ति की अधिग्रहण करने का जो जुनून होती है, लोभ या लालसा, वो जो उसकी नॉर्मल जो समझ-बूझ की जो क्षमता है उसको बेमानी कर देता है, उसको विफल कर देता है। और जो ये अंधा, जो आपका बेलगाम जो आपका चाह या उसको अधिग्रहित करने का जो अपने अपना जो स्वार्थ को जो अधिग्रहित करने का, स्वार्थ को हासिल करने का जो बेलगाम या अंधा जो दौड़ है, ये उसको एक दूसरे के साथ, दूसरे उसके प्राणी के साथ, दूसरे मनुष्य के साथ उसको झगड़े पे या कॉन्फ्लिक्ट में के दायरे में ले आता है या झगड़ा या विवाद में उसको उतारू कर देता है। तो ये मनुष्य की अपनी ही समझ की अभाव या अपने ही स्वार्थ पे ये झगड़ा या विवाद आपका प्रतिष्ठित होता है या उत्पन्न होता है। ये एक दूसरा एंगल है हॉब्स का, हॉब्स के हिसाब से जो झगड़े या विवाद का जन्म देती है। It is to be noted that this is not primarily a historical account but a logical construction from the first premises about human nature। और ये जो ऐतिहासिक हिसाब से, ऐतिहासिक रूप में हॉब्स इसको पुष्टि नहीं करते हैं, इसको साबित नहीं करते हैं, परंतु ये एक मतलब आपका वैचारिक, एक मतलब लॉजिकल, एक आपका ये एक वो एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसका कारण दिखाते हैं जो कि मनुष्य की जो नेचर पे बेस्ड है। क्योंकि मनुष्य की जो नेचर है वो मूलतः सेल्फिश होती है, अपने आप को बचाने, अपने आप को संरक्षण करने का या अपना हित के बारे में वो जो सोचता है पहले में, तो उसी पे आधारित
उसी का एक लॉजिकल, एक वास्तविक, एक आपका परिणाम कहा गया है, या होप सोचते हैं नतीजा है, जो ये संघर्ष के रूप में आपका समाज में उभरता है। The combined effect of the factors enumerated above is that the state of nature is a war of every man against every man, in which the life of man is solitary, poor, nasty, brutish and short. तो ऊपर विचार किया गया जितने भी कारण हैं, जितने भी फैक्टर्स है, उसकी अगर हम मोटा मोटा या लेखा जोखा देखें तो स्टेट ऑफ नेचर क्या था, ये एक हमेशा एक संघर्ष वाला स्थिति था। स्टेट ऑफ नेचर हमेशा मतलब एक स्टेट ऑफ वॉर है, हमेशा एक झगड़े वाला एक स्थिति था, हमेशा एक वाद विवाद वाला एक स्थिति था, जहाँ पे हर व्यक्ति एक आप दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़ने पे या झगड़ा करने में या एक दूसरे को मारने मरने में उतारू रहता था। और ये जो जब हर व्यक्ति एक दूसरे को मारने या मरने के लिए आपका जब उतारू हो, तो वो समाज या वो अवस्था कैसे होगा, वो हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं। और होब्स भी कहते हैं उस समय की जो मनुष्य की जो जीवन था वो सोलिटरी था, बहुत ही अकेला था, वो पुअर था, बहुत ही वो मतलब ख़राब था, बहुत ही घटिया था, नेस्टी था, बहुत ही पशु के समान था, ब्रूटिश, और बहुत ही शॉर्ट था। अगर हर व्यक्ति एक दूसरे को मरने या मारने पे उतारू रहेगा तो जाहिर है लोग ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे को उसकी मृत्यु से पहले ही उसे उसके नॉर्मल जो बुढ़ापा या मृत्यु से पहले ही उसको मार डालेगा। इन दिस स्टेट देयर कैन बी नो मॉरलिटी, जस्टिस, इंडस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। तो इस अवस्था में जब हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा हो, हर व्यक्ति दूसरे को मारने का कोशिश कर रहा हो, तो वहाँ पे हम मॉरलिटी, कोई नैतिकता या सही या गलत, जो मॉरल सेंस है सही या गलत का, उसमें मनुष्य की नहीं पाया जा सकता, मॉरलिटी नहीं पाया जा सकता, नैतिकता नहीं पाया जा सकता, कोई न्याय भी नहीं देखा जा सकता, जस्टिस तो होगा ही नहीं, कोई इंडस्ट्री भी नहीं होगा, लोग कोई भी काम काज या उद्योग में तो कोई भी कार्यरत नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा लड़ाई झगड़े में रहेंगे। और अगर ऐसी अवस्था रहा, मॉरलिटी नहीं है, जस्टिस न्याय नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई काम फिक्स्ड काम का कोई आपका सिस्टम ही नहीं है, तो वहाँ पे सभ्यता कहाँ होगा, तो सिविलाइजेशन भी नहीं होगा। तो मॉरलिटी, जस्टिस, इंडस्ट्री की सिविलाइजेशन ये नहीं होगा। इन दिस स्टेट हाउ देयर इज राइट ऑफ नेचर, नेचुरल राइट ऑफ एवरी मैन टू एवरीथिंग, इवन टू वन अनदर्स लाइफ। तो यहाँ पे जब सिविलाइजेशन नहीं है, सभ्यता नहीं है, मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है, तो यहाँ पे मनुष्य का क्या अधिकार रहेगा। हाँ, यहाँ पे ये जो स्टेट ऑफ नेचर होगा, यहाँ पे भी मनुष्य की अधिकार होगा, मनुष्य को अधिकार मिलेगा। ये अधिकार देगा कौन, ये प्रकृति देगा। तो राइट ऑफ नेचर, जो प्रकृति ने उसको जो नेचुरल राइट दे रखा है, वो हर व्यक्ति का होगा। तो ये नेचुरल राइट जो है हर व्यक्ति को मिलेगा और सभी चीज़ों के ऊपर मिलेगा। ऑफ एवरी मैन टू एवरीथिंग, मतलब उसको कुछ भी करने का उसको आज़ादी मिलेगा, छूट मिलेगा। और ये कौन देगा, उसको प्रकृति देगा, जो वो एक फ्री मैन हो जाएगा, वो बिना कोई रोक टोक वाला, बिना बंधन वाला एक मनुष्य हो जाएगा, फ्री विल, जिसमें वो जो भी इच्छा करे, जो भी चाहे वो कर सकता है। इवन टू वन अनदर्स लाइफ, और इसमें किसी और की जो जीवन लेने का भी अधिकार उसको शामिल है, क्योंकि वो उस पर जब कोई रोक टोक नहीं होगा, वो अपने इच्छा अनुसार काम करेगा, तो किसी की जीवन लेने में भी वो नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि उसको तो रोकने वाला कोई नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई उसको दंड देने के लिए या रोकने के लिए कोई संस्थान नहीं है। इट इज़ क्लियर दैट हियर वी आर फार अवे फ्रॉम द एरिस्टोटेलियन conception of the state as natural to man. The state is logically prior to man and teleologically his natural destination. तो हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है, ये जो एरिस्टोटल की जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो स्टेट ऑफ नेचर की जो कॉन्सेप्ट था, उससे काफ़ी अलग है, काफ़ी दूर है, फार, मतलब उसके आसपास ही नहीं बन रहा था। क्योंकि आपका एरिस्टोटल के हिसाब से जो स्टेट ऑफ नेचर है वो नेचुरल एक अवस्था है मनुष्य के लिए, लेकिन हॉब्स के हिसाब से जो स्टेट ऑफ नेचर है वो आपका मनुष्य से पहले है, मनुष्य की अवस्था से पहले एक सभ्यता थी, और उसकी नेचुरल डेस्टिनेशन भी है। उद्देश्य के हिसाब से टेलियोलॉजिकली वो उसका मनुष्य की
मनुष्य से पहले की अवस्था थी और उसी पे उसको जाना है। और ये एक नेचुरल स्टेट नहीं है। नेचुरल टू जो एरिस्टोटल मानते थे कि जो स्टेट ऑफ नेचर है ये मनुष्य की नेचुरल प्रवृत्ति है, लेकिन हॉब्स के हिसाब से ये नेचर मनुष्य से पहले ये होने वाला जो अवस्था है, और मनुष्य को इसी ओर उसको आगे बढ़ना है, अंत में इसी ओर जाना है।